वेलकम टू टीपीए प्रीलिम्स पॉइंटर्स। आज से हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं प्रीलिम्स के लिए, जैसे कि अभी उत्तराखंड जुडिशरी का प्रीलिम्स और बिहार का प्रीलिम्स भी होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 को कब सहमति मिली? 17 फरवरी 1882 को। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ? आंसर है 1 जुलाई 1882 को। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कितने अध्याय हैं? यानी 8 चैप्टर्स हैं। टीपीए 1882 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो टोटल सेक्शन है 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए का विस्तार क्षेत्र क्या है? आंसर है, इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है, सिवाय उन राज्य क्षेत्रों के जो कि 1 नवंबर 1956 से अव्यवहित पूर्व भाग तथा राज्यों में या मुंबई, पंजाब और दिल्ली राज्यों में समाविष्ट थे, किंतु संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भाग पर या संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर इसे लागू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए के ऐसे अध्याय और धाराएं जो संविदाओं से संबंधित हैं किस अधिनियम का भाग समझी जाती हैं? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का भाग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए की कौन कौन सी धाराएं भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 की अनुपूरक मानी जाएंगी? आंसर है धारा 54 का पैरा 2 और 3 और धारा 59, धारा 107 और धारा 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए किस अवस्था में होने वाले अंतरण को लागू होता है? आंसर है जीवित अवस्था में होने वाले संपत्ति अंतरण पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए किस प्रकार के अंतरण पर लागू नहीं होता? आंसर इच्छा पत्र द्वारा संपत्ति के अंतरण के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपीए किस प्रकार की संपत्तियों पर लागू होता है? आंसर है अचल संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के अंतरण पर टीपीए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए के अंतर्गत संपत्ति अंतरण के कौन कौन से ढंग हैं? आंसर है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत संपत्ति अंतरण के निम्नलिखित ढंग हैं। कौन कौन से? विक्रय, दान, बंधक, विनिमय, पट्टा। ओके। यानी कि विक्रय मतलब सेल, दान मीन्स गिफ्ट, बंधक मतलब मॉर्गेज, विनिमय मतलब एक्सचेंज और पट्टा मतलब लीज। टीपीए 1882 के अंतर्गत अचल संपत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में अचल संपत्ति को नकारात्मक रूप में परिभाषित किया गया है। स्वामित्व की परिभाषा, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं स्वामित्व की? आंसर है स्वामित्व की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रयोग का अधिकार, नष्ट करने का अधिकार, अंतरण करने का अधिकार, अवशिष्ट अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगल विधि में संपत्ति विधि के कितने सिद्धांत हैं? आंसर है अंगल विधि में संपत्ति विधि के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। कौन कौन से थे? डॉक्ट्रिन ऑफ टेन्योर और दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट। किसने कहा था कि भूमि पृथु की पत्नी है? ये मनु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रारूप तृतीय विधि आयोग ने यानी थर्ड लॉ कमीशन ने प्रस्तुत किया था। ओके। और इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। यह अधिनियम स्वतः निषेधी यानी कि एग्जॉस्टिव नहीं है। स्वतः निषेधी नहीं है मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है। दूसरी विशेषता है, यह अधिनियम संपत्ति अंतरण व्यवस्था का एकमात्र आधार नहीं है। तीसरी विशेषता है, यह अधिनियम अपने तथा कथित दायरे में भी सर्वांगपूर्ण नहीं है यानी सेल्फ कंटेन्ड नहीं है। चौथी विशेषता है, यह अधिनियम पूरक व्यवस्था की परिकल्पना पर आधारित है। पांचवी है, संपत्ति अंतरण अधिनियम जीवित व्यक्तियों के बीच हुए अंतरण पर ही लागू होता है। क्वेश्चन है, क्या कानूनी प्रक्रिया द्वारा किए गए अंतरण इस अधिनियम के दायरे में आते हैं? आंसर है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। जैसे दिवालिये की संपत्ति का अंतरण न्यायालय की डिक्री के आधार पर
नीलामी द्वारा अंतरण, संपत्ति का अंतरण, ये जो है ये सब तरह के अंतरण जो है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर माने जाते हैं। तो टीपीए के अनुपूरक अधिनियम कौन कौन से हैं? ये आंसर है, एक तो संविदा अधिनियम और दूसरा है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत किन तरीकों से संपत्ति अंतरित की जा सकती है? आंसर है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत विक्रय, विनिमय, बंधक, दान, पट्टा द्वारा संपत्ति अंतरित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किन व्यक्तियों के बीच लागू होता है ये? तो यह अधिनियम केवल जीवित व्यक्तियों के बीच लागू होता है, अर्थात अंतरिती अथवा अंतरणकर्ता यानी कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों ही जीवित व्यक्ति हों। जीवित व्यक्ति शब्द में वैधानिक व्यक्तित्व वाले जैसे निगम आदि भी शामिल होते हैं। ठीक है, निगम को भी जीवित व्यक्तियों में शामिल किया गया है, परंतु वसीयती मामलों में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होगा, न कि टीपीए 1882। इसी तरह सरकारी अनुदानों के संबंध में भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो टीपीए है किन संपत्तियों और संविदाओं पर आधारित दायित्व को प्रभावित नहीं करता है? आंसर है, हिंदू विधि में समानशिता संपत्ति जो है और मुस्लिम विधि में हकशुफा के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा ये। टीपीए के सिद्धांत किन प्रक्रियाओं में नहीं लागू होते हैं? आंसर है, संपत्ति अंतरण अधिनियम वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार, जब्ती, दिवालियापन और न्यायालयीय विक्रयों, सरकारी अनुदानों आदि में नहीं लागू होते हैं, क्योंकि इन कार्यों में अंतरण पक्षकारों द्वारा न होकर कानून की प्रक्रिया के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का पहला संशोधन कब किया गया था? आंसर है, 1929 में किया गया था, जो 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। ओके, तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1929 में टीपीए के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए के अंतर्गत कौन अचल संपत्ति नहीं मानी जाती है? इस अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घासें नहीं आती हैं। यद्यपि यह अचल संपत्ति है, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत इन्हें चल संपत्ति ही माना गया है। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत वृक्षों को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है, इस अधिनियम के अंतर्गत वृक्षों को 3 भागों में बांटा गया है, कास्ट देने वाले वृक्ष, खड़े कास्ट और फलदार वृक्ष। ठीक है, सभी कास्ट देने वाले वृक्ष चल संपत्ति नहीं कहे गए हैं, केवल खड़े कास्ट ही चल संपत्ति है। बबूल, नीम, शीशम आदि को खड़ा कास्ट कहते हैं, क्योंकि इनका मुख्य उपयोग इमारती लकड़ियों के लिए होता है, परंतु कास्ट देने वाले वृक्ष में फलदार वृक्ष आते हैं, इनका मुख्य उपयोग फल के लिए होता है, बाद में सूख जाने पर इनका उपयोग लकड़ी के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के अंतर्गत कौन सी अचल संपत्तियां हैं? आंसर है, रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति की अवधारणा में भूमि, वंशानुगत भत्तों, प्रकाश मार्ग, नौचालन, मत्स्य पालन या भूमि से होने वाले अन्य फायदे, भूमि से संलग्न वस्तुएं या ऐसी वस्तुओं से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तुएं आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए के अंतर्गत किन्हें अचल संपत्ति माना गया है? आंसर है, टीपीए के अंतर्गत निम्नलिखित को अचल संपत्ति माना गया है, जैसे झील से मछली पकड़ने का अधिकार, विमोचन का अधिकार, नाव चलाने का अधिकार, बाग में बाग के स्वामी का हित, खनिज का अधिकार, सुखाधिकार, बूचड़खाना, मछली बाजार आदि से शुल्क वसूलने का अधिकार, हिंदुओं की मृत्यु संस्कार पर पुरोहित करने का अधिकार इत्यादि। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। कैसा लगा ये आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।